हमास ने जो 25 अप्रैल 2025 को शुजैया में निर्णायक हमला आईडीएफ पे किया था, उसके और डिटेल्स आ गए हैं और वो इतने चौंका देने वाले हैं कि एक इजरायली एनालिस्ट को यह कहना पड़ा कि हमास पूरी की पूरी इजरायली सेना से ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी खबर है। उसके साथ यमन ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के नजिब डेजर्ट में जो नेवतीम एयरबेस है वहां पर उसने स्ट्राइक किया। 2 मिसाइल छोड़ी, एक मिसाइल इंटरसेप्ट हुई, लेकिन एक दूसरी मिसाइल अपने टारगेट पे लग गई है। तीसरी जो बड़ी खबर है, रशिया ने यह एडमिट किया है कि नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स जो कर्क्स रीजन में यूक्रेन से लड़ाई चल रही है, जब यूक्रेन ने अगस्त 2024 में रशिया के कर्क्स रीजन पे हमला किया था डाइवर्ट करने के लिए, जो रशिया यूक्रेन में घुसा है उसको, वहां पर नॉर्थ कोरिया के भी सिपाही हैं, वो लड़े हैं रशिया की तरफ से। और यह खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि यूक्रेन की तरफ से यूरोप के सारे कम से कम 11 देशों के मर्सनरीज लड़े। उसके साथ ट्रंप का जो पूरा एटीट्यूड है, भारत और पाकिस्तान में जो एक बढ़ते युद्ध की आशंका है, जो पहलगाम अटैक के बाद हुई है। अब पहलगाम अटैक के बाद बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में ट्रूप मूवमेंट्स बहुत फास्ट हो गए हैं पाकिस्तान बॉर्डर में, और कई जो एयर बेसेस हैं वहां पर, मिलिट्री एयर बेसेस, उनको एक्टिवेट किया गया है पाकिस्तान में। इंडिया की तरफ से भी इंडिया ने अपना एक एडवांस रडार सिस्टम जो नेत्रा नाम से है वो डिप्लॉय कर दिया है बॉर्डर पे। लेकिन भारत और पाकिस्तान की जो ये एक पूरा जो एक तरह से वॉर एक्सरसाइजेज हो रही है पहलगाम अटैक के बाद, बड़ा ही ट्रैजिक पहलगाम अटैक जिसको सभी ने कंडेम किया, और कंडेम किया मतलब कोई उसमें बात ही नहीं है। और उसको आप देखिए, कश्मीरियों ने जो एक वहां बहादुरी से लड़ाई की, अब उसको लेके जो एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है वो अलग है, जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है वो अलग है। हम अभी जियो पॉलिटिक्स पे केंद्रित करेंगे। हम कश्मीर पे उतना ज्यादा नहीं जाएंगे डेप्थ में जितना हम पिछले वीडियो में गए। आज हम उसको उसी रूप में ट्रीट करेंगे कि एक जियो पॉलिटिकल इश्यू है वो। कश्मीर पे अलग से वीडियो बनाने की जरूरत है क्योंकि बहुत सारा कुछ हो रहा है जो लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी एक बेसिक चीजें हम आज आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। तो हम चलते हैं न्यूज, एक जो न्यूज है उसके बारे में हम पता करते हैं। देखिए, जो पूरा जो 25 अप्रैल 2025 को जो हमला शुजैया में हुआ, जहां पर एक अंडर कवर इजरायली यूनिट, क्योंकि डिटेल्स आ रहे हैं, अंडर कवर इजरायली यूनिट के 2 बड़े अधिकारियों को हमास ने मार गिराया। और ये इस यूनिट के बारे में हम जानेंगे, ये यूनिट क्या है। उसके पहले देखिए, आईडीएफ ऑपरेशन के जो फॉर्मर हेड, आईडीएफ ऑपरेशंस डिवीजन के जो फॉर्मर हेड हैं इजराइल जिव, उन्होंने कहा है हमास इज ऑपरेटिंग मोर इंटेलिजेंटली देन इजराइल अनफॉर्चुनेटली एंड हैज पुट अ प्रपोजल ऑन द टेबल टू एंड द वॉर। यानी हमास सैनिक क्षेत्र में तो आगे जा ही रहा है, फिर उसने एक प्रपोजल भी रख दिया है वॉर एंड करने का। हालांकि आपको बता दें, एक सीज फायर प्रपोजल जो चल रहा था जिसमें इजराइल ने कहा था कि हमास अपने हथियार सरेंडर करे तभी सीज फायर होगा, हमास ने उसको मना कर दिया। लेकिन हमास का एक काउंटर प्रपोजल भी आया है जो हम एंड में डिस्कस करेंगे, वो बड़ा यूनिक है और उसको लेके इजरायली हलकों में एक हलचल है। अब आप देखिए, हमास ने जिस यूनिट को, अंडर कवर यूनिट को मारा 25 अप्रैल 2025 को, अब फिर बताते चलें कि अगर आप देखिए तो कल मैंने 26 अप्रैल को कहा था, आज 27 अप्रैल 2025 है, कि 17 से लेके 26 यानी 9 दिनों में हमास ने 6 हमले किया। और जो छठा लेटेस्ट हमला है, ये यमास एक अंडर कवर यूनिट है इजराइल की, जो एली अब्राहिम, एक बड़ा लेजेंडरी इजराइल का फाइटर रहा है, उसने ये स्थापित की थी। इसने 1992 में जेनिन पे हमला किया था, बहुत फेमस। और इसकी खासियत है कि ये सोल्जर्स हैं लेकिन ये सिविलियन डिस्गाइज में ऑपरेट करते हैं। और इन लोगों ने 1992 में, उसके बाद जेरूसलम में भी इन लोगों ने 94 में, 95 में, 96 में, 97 में कई इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस किए और कई सीनियर जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के लीडर्स को ना सिर्फ हमास के बल्कि पैलेस्टीनियन जो रेजिस्टेंस है और भी फैक्शंस के लीडर्स को इन्होंने मारा है।
उसके बाद देखिए 2021 में पहली बार इसमें इस यूनिट को जो इनविंसिबल समझी जाती थी, हमास ने जवाब दिया था और बैरल शुमली जो एक इस यूनिट का स्नाइपर था, इसको 2021 में पहली बार मारा था। इतनी ये खतरनाक यूनिट जो कि यमास यूनिट है, देखिए हमास, इसका नाम यमास इसने अपना रखा, और ये 1992 से 2021 तक लगातार ऑपरेट करती रही बिना डिटेक्ट हुए। यानी पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को पता ही नहीं था कि ऐसी यूनिट है इजराइल की, दे हैड नो आइडिया। उसके बाद जब ये पता चला है और ये यह्या सिनवार की टीम ने अराउंड 2017-2018 जब ये इसको मैप किया, इसको डिस्कवर किया, इसको फॉलो किया, तो 2021 में सबसे पहला इस पे हमला हुआ जब इसका जो मैंने नाम बताया बैरल शुमूली, इसको मार गिराया। ये अगस्त 2021 में। और उसके बाद सोचिए अब ये घटना हुई, यानी अगस्त 2021 में, और अब 4 साल बाद अप्रैल 2025 में इस यूनिट के जो सबसे खतरनाक यूनिट इजरायली सेना की मानी जाती है उसके लोगों को एक कॉम्प्लेक्स एम्बुश में फंसा के मारा है। और 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इजरायली बॉर्डर, केवल 1.5 किलोमीटर इजरायली बॉर्डर से ये जो इलाका है शुजैया का, ये दूर है। जो बेत हनून है वो अलग है, वो नॉर्थ गाजा में है, शुजैया ईस्ट में। मैं इसलिए आपको ये सारी चीजें बार बार बताता हूं क्योंकि एक तो नई नई जानकारियां रोज आती, दूसरी आप ये समझिए कि जो पूरी पिक्चर दिखाई जा रही है कि गाजा में स्टारवेशन हो रहा है, जो कि सच है, गाजा में कत्लेआम हो रहा है। आज बड़ा ही खराब दिन रहा, इजराइल ने पहले से भी ज्यादा बमबारी की, 51 फिलिस्तीनी सिविलियंस शहीद हुए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए एक पैरेलल नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, एक पैरेलल रियलिटी बिल्ड हो रही है जो कि हमास लीड कर रहा है जिसको, और हमास इसको जो सैनिक जो एक के बाद एक सक्सेस हमास की हो रही है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा पिछले 15 महीने की भी लड़ाई में नहीं हुआ था। और जैसे जो हमास के लीडर्स जो हुसैन फैयाद वगैरह जो बाहर आ गए थे 20 जनवरी 2025 को, मैंने कल भी आपको बताया था, एक फोटो भी उनकी दिखाई थी। तो वो जो लोग आके बाहर ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, एक नए फिगर के रूप में, नए हीरो के रूप में इमर्ज कर रहे हैं, ये इजराइल को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। इनके साथ और हुसैन फैयाद के पीछे पूरी टीम है, 25,000 करीब हमास लड़ाके तैयार हैं इस समय, और वो लोग बहुत ही किफायत से लड़ रहे हैं। कोई नहीं मारा गया अभी तक। आप सोचिए 9 दिनों में 6 ऑपरेशंस, एक भी हमास का सोल्जर नहीं मारा गया है। कम से कम 4 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं और करीब 12 से ज्यादा घायल है। ये देखिए पूरी सच्चाई है। और इसमें अच्छा, और ये जो खासियत है शुजैया में जो हुआ, ये हमास ने जो अभी तक खबर आ रही थी और जो पहले खबर आई थी कि मशीन गन से मारा, इससे मारा, एंटी टैंक मिसाइल सीधे मारा। और एंटी टैंक मिसाइल जो कि टैंक के लिए होती है, उससे आप अंडरकवर यूनिट के मेंबर्स को मार दीजिए जो इस गफलत में है कि उनको कोई पहचान नहीं रहा है, और जो एक अपना अलग से एम्बुश लगाए हुए हैं एक दूसरी हमास की टीम को ट्रैप करने के लिए, उनको आप एंटी टैंक मिसाइल से मार दीजिए। और इतनी बुरी तरह मारिए कि उसके बाद से उस पूरी यूनिट की सच्चाई खुल गई दुनिया के सामने। उस यूनिट का मोरल गिर गया है, वो पूरी यूनिट वापस ले ली गई है। यानी आईडीएफ ने अपनी पूरी की पूरी एक अंडरकवर यूनिट वापस ले ली है। देखिए बड़ी खबर है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो ट्यूनीशिया में बड़ी घटना हुई जब कुछ फ्रेंच प्रोफेसर, क्योंकि ट्यूनीशिया फ्रांस की कॉलोनी रही है, ट्यूनीशिया में अभी भी फ्रांस के बहुत सारे हित हैं वहां पर, जो कि एक न्यो कॉलोनी के रूप में ट्यूनीशिया को फ्रांस देखता है। सारे देश जो पहले कॉलोनीज थे, भारत भी एक तरह से, बहुत सारे देश हैं, स्पेशली इंग्लैंड एक न्यो कॉलोनी की तरह ही देखता है, माइंडसेट वही है। तो कुछ फ्रेंच प्रोफेसर आए थे ट्यूनीशियन यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को यह सिखाने कि कैसे हम इजराइल के साथ एक नॉर्मल रिश्ता बनना चाहिए और फिलिस्तीन का समर्थन नहीं करना चाहिए। उनको स्टूडेंट्स ने मार भगाया वहां से, फ्री पैलेस्टीन का नारा लगाते रहे, और उन फ्रेंच जो प्रोफेसर आए थे इनको मार के भगाया। उसके बाद वेस्ट बैंक में रमल्ला, नाब्लस, जेनिन, हेब्रोन, बेथलेहम, 5 जगह, रमल्ला, नाब्लस, जेनिन, हेब्रोन, बेथलेहम, यहां पर इजरायली फोर्सेस ने फिर से बड़ी रेड्स की। यहां पर काफी एक तरह से जो सिविलियंस पे काफी जुल्म यहां पर हुए,
जो एक पैटर्न वेस्ट बैंक का चल रहा है कि बड़ी संख्या में जो इजरायली सेटलर्स हैं फिलिस्तीनी गांवों पे हमला कर रहे हैं और वहां पर कुछ फिलिस्तीनियों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि सिंजिल में एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ जिसमें फिलिस्तीनी भारी संख्या में 2000 की संख्या में इकट्ठा हो गए और उनके आगे सेटलर्स को झुकना पड़ा, जबकि सेटलर्स के पास ज़्यादा बेहतर हथियार थे। और अभी देखिए जो आज घटनाएं हुई हैं उसमें बेथलेहम और हेब्रॉन में खास तौर पे कम से कम 11 सेटलर्स घायल हुए हैं। लगातार ये हो रहा है, 11 सेटलर्स घायल हुए हैं और उनका जो उसमें 2 की हालत बहुत सीरियस है और मोस्ट प्रॉब्ली उनका बचना मुश्किल है, क्योंकि जो इजराइल के जो डॉक्टर्स का जो बयान आया है वो यही कहता है। अब उसके बाद देखिए कि जो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान, उन्होंने इस बात को कहा है कि एक गाजा में जो हो रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इजराइल बार बार सीज फायर का प्रपोजल उसके सामने आ रहा है, वो मना कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक सीज फायर के प्रपोजल पे, और मेरे ख्याल से वो हमास के प्रपोजल के बारे में बात कर रहे थे जो कि लेटेस्ट आया है, जिसके बारे में आपको बाद में हम बताएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई एक सीज फायर का प्रपोजल अगर उसको लेके टर्की अड़ जाएगा तो इजराइल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। फिर देखिए करीब 527% फूड ग्रेन्स का प्राइस गाजा में बढ़ गया है क्योंकि इजराइल ने ब्लॉकेड लगाया हुआ है। और जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास जो रसद है वो भी खत्म हो रही है। लेकिन फिर वहीं एक सीक्रेट एलिमेंट, जो गुप्त एलिमेंट उसको कह दीजिए या छुपा हुआ, जो हमास के पास जो स्टॉक्स हैं उसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई जानते ही नहीं है। और वो जिस तरीके से बड़े क्रूशियल मोमेंट पे जब हमास को लगता है, क्योंकि उसके पास सालों का स्टॉक है, तो वो अपने फाइटर्स के लिए भी और सिविलियंस को जहां उसको लगता है कि चीजें खराब हो रही हैं वहां वो ऑपरेशन में आ जाता है। जो काला बाजारी लोग कर रहे हैं, 527% फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, उनको भी सजाएं मिल रही हैं। कल कम से कम 2 इस तरह के लोगों को सजा दी गई, बड़ी सख्त सजा दी गई। उसके साथ देखिए जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, गद्दार महमूद अब्बास का जो पूरा रुख है, इसने वाइस प्रेसिडेंट एक अपॉइंट कर दिया पीएलओ का, हुसैन अल शेख को। और हुसैन अल शेख कौन है? ये वो आदमी है जिसको यासर अरफात मारना चाहते थे क्योंकि इसने गद्दारी की थी, और उसको इसने हुसैन अल शेख को अपॉइंट कर दिया है वाइस प्रेसिडेंट। कल को महमूद अब्बास नहीं रहेंगे तो ये हो जाएगा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का प्रेसिडेंट। गद्दार जो बिल्कुल, मतलब जिसको, वो तो महमूद अब्बास तो चलो दूसरी तरह का गद्दार है, वो बाद में पलटा, ये तो शुरू से है आइडेंटिफाइड। इसको यासर अरफात ने जान से मारने की कोशिश की थी और ये निकल गया। फिर 2004 में यासर अरफात की डेथ हो गई। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी खत्म हो गई है। अब इसका कोई मतलब नहीं रहा है। हमास ने भी पूरा विरोध किया है, कहा कि इस तरह के आदमी को हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते पैलेस्टीनियन नेशनल लाइफ में, और इसके खिलाफ हम लोग अलग से, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग अलग से अब एक युद्ध पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के खिलाफ भी हमको छेड़ना पड़ेगा। और हमास इस बारे में केपेबल है। वेस्ट बैंक में देखिए अभी 10% भी उसने अपनी ताकत नहीं दिखाई। और वेस्ट बैंक में हमने आपको बताया था कि ईरान से लेकर तमाम जो ताकतें हैं वो वेस्ट बैंक में लंबे समय से हथियार भेज रही हैं। ईरान का अगर जिक्र आया तो देखिए वो जरूर उसकी बात होनी चाहिए। जो बंदर अब्बास में आग लगी, बहुत बड़ी घटना है वो, उसमें मृतक कम है लेकिन घायल 700 से 1000 के बीच में हैं। और जो बंदर अब्बास में जो शाहिद रजई पोर्ट है, और उसमें 2 अलग मतलब एक जो पिक्चर उसकी आई है कि 2 अलग जगहों से आग लगी, यानी इधर भी लगी इधर भी लगी, यानी एक ब्लास्ट ने सबको पूरे इलाके को जला दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि 2 ब्लास्ट हुए हैं, तो सबोटाज की बात भी इसमें है। लेकिन ईरान कुछ नहीं कह रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट आई है कि कुछ एक ऐसा सोडियम परकुलेट, कुछ ऐसा उसमें एक चीज मिली है जो अभी इनिशियल रिसर्च हुआ है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की बात है, पता नहीं उनको कहां से ये खबर मिली है, लेकिन उन्होंने ये छापा है कि वो जो एक सोडियम परकुलेट है, ये एक्चुअली जो एक सॉलिड मिसाइल्स होती हैं, जो सॉलिड मतलब जो जैसे मिसाइल्स लिक्विड फ्यूल्ड होती हैं और सॉलिड फ्यूल्ड होती है, तो जो सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स हैं उनमें ये चीज़ पाई जाती है, सोडियम परकुलेट। तो कहीं ना कहीं वो वहाँ बन रहा था या कुछ हो रहा था और उसके बाद ब्लास्ट हुआ। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का अपना क्लासिक एक एंटी ईरान जो उनकी पोजीशन है वो बोलते हैं, लेकिन ईरान देखिए खामोश है। ईरान ने अभी एक कमिटी बनाई है, वो कमिटी भी केवल अभी दुनिया को दिखाने के लिए है।
ये अगर सबोटाज है तो ये ईरान मानेगा नहीं कि ये सबोटाज है, और उसका जवाब वो देगा ट्रू प्रॉमिस 3 करके। ये बड़ी खबर है। ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान अब करने वाला है। इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ईरान को ये लग गया है कि इसके पीछे इजराइल का हाथ है। देखिए, जो ईरान के प्रेसिडेंट रईसी साहब, वो भी उनका असैसिनेशन हुआ था, और जिसको एक्सीडेंट जिसको एक्सीडेंट कहा गया था, और ईरान ने फिर उसका अलग तरह से बदला लिया था। तो ये भी जो चीज़ है, ये बिल्कुल क्लियर है कि ईरान इस नतीजे पे पहुंच रहा है, और वो धीरे धीरे देखिए हमले की तरफ बढ़ रहा है, माहौल बना रहा है। और उसको क्योंकि उसको एक एक्सक्यूज चाहिए था कि हमें ईरान पे, अभी जबकि तीसरे राउंड की बात मस्कट में हो गई है अमेरिका और ईरान में, और अच्छे नोट पे वो खत्म होगी, दोनों साइड्स ने कहा। लेकिन वो एक अलग चीज है, वो एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। ईरान जो इजराइल को केंद्रित किए हुए कि अमेरिका तो चलो, और अमेरिका में इधर जो ट्रंप ने फिर से नेतन्याहू को गच्चा दिया, 2-3 ऐसी घटनाएं हुई हैं, और उसमें इजरायली अखबारों ने इस चीज को दिया है कि ट्रंप फिर गच्चा दे रहा है, और ट्रंप इज टर्निंग नेतन्याहू इनटू अ लिटिल जेलेंस्की। जिसने जेलेंस्की को ह्यूमिलेट किया, तो ट्रंप नेतन्याहू को अब ह्यूमिलेट ये कर रहा है। कहता है अपने को सबसे बड़ा इजराइल का दोस्त हूं, हथियार वगैरह सब लोग मतलब जो भी हैं वो देता है, लेकिन जितने देने चाहिए उतने नहीं दे रहा है। और दूसरी बात, वो नेतन्याहू को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, और बीच बीच में वो हमास की तरफ एक कदम भी बढ़ा देता है। जैसे अभी वो ईडान अलेक्जेंडर वाला मुद्दा आया था कि वो कहाँ है, उससे संपर्क नहीं स्थापित हो रहा, तो एडम बोलर फिर से उसमें आ गया कि नहीं, हमास से वहीं सीधी बातचीत हो सकती है। तो ये कुछ भी हो सकता है। हमास ने अब जब नहीं कह दिया है कि हम हथियार नहीं डालेंगे, जो इजराइल की मांग थी, तो हमास ने कह दिया हथियार नहीं डालेंगे, फिर काउंटर प्रपोजल दिया, और उस पर बातचीत चल रही है। फिर देखिए, कतार के प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ा स्ट्रांग रुख लिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो सीज फायर कोलैप्स हुआ है, ये इजराइल की बिल्कुल बेतुकी मांग थी कि हमास अपने आर्म सरेंडर कर दे। अभी जब तक ऑक्यूपेशन है, जब तक इजराइल का कब्जा है और इजराइल जिस तरह के जुल्म कर रहा है, तब हमास अपने हथियार नहीं डाल सकता। कोई भी रेजिस्टेंस फोर्स अपने हथियार नहीं डाल सकती। उसके बाद देखिए, जो एक और चीज सामने आई है जापान से, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे इजराइल ने पैलेस्टाइन और पूरी दुनिया को इतना तंग किया है, वैसे ही देखिए कहीं ना कहीं ये भी स्थिति आ रही है कि दुनिया भी इजराइल को तंग कर रही है। कोलंबिया में भी इस तरह की चीज आई, जो हिंद रजब फाउंडेशन है, उसने जो इजरायली सोल्जर्स वहां पर वेकेशन मनाते हैं, उनके पीछे कोलंबियन पुलिस को लगा दिया है। जो जापान में यह स्थिति है कि क्योंकि जापान इजरायली पर्यटक बहुत जाते हैं, काफी आते हैं। जापान में यह स्थिति है कि जो नॉर्मल इजरायली पर्यटक भी जा रहा है, उसको ये एफिडेविट टाइप देना पड़ा। एफिडेविट मतलब बिल्कुल इंडिया स्टाइल नहीं, लेकिन उसको एक तरह से एक गारंटी देनी हो रही है कि उसने गाजा में बलात्कार नहीं किया, उसने निर्दोषों पे हमला नहीं किया, उसने किसी को मारा नहीं है जान से। ये उसको अंडरटेकिंग देनी पड़ रही है, तब उसको कमरा मिल रहा है जापान में, होटल में, वरना वो वापस हो जा रहा है, अगली फ्लाइट से वो वापस चला जा रहा है। ये जापान का स्टैंड है। अच्छा, ये भी कहना गलत है कि जापान का स्टैंड है, क्योंकि जापान की सरकार का ये स्टैंड नहीं है, वहां के लोगों का, वहां की जनता का। वहां पर जापान की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस तरह की घोषणा भी की थी, बड़ी स्ट्रांग है वहां की कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी भी। तो इस तरह की जो फोर्सेज है वो वहां पर एक्टिव हो गई। फिर देखिए, लंदन में जो लंदन मैराथन को पूरा डिसरप्ट कर दिया गया। बहुत बड़ा इवेंट होता है लंदन मैराथन। लंदन मैराथन को प्रो पैलेस्टाइन एक्टिविस्ट ने डिसरप्ट कर दिया, और उसमें जो ऑफिशियल जो उसके स्पॉन्सर्स थे, उनके ऊपर ये इल्जाम था कि वो उनके इजराइल से संबंध है, और उनके ऊपर अंडा फेंका गया, उनके ऊपर टमाटर, मतलब उस तरह से हमला भी किया गया। और कुछ केसेस भी उनके ऊपर, जो प्रो पैलेस्टाइन एक्टिविस्ट हैं, उन पर रजिस्टर करने की कोशिश हुई, लेकिन लंदन पुलिस ने यह कह दिया कि हम इस तरह के उसमें केस रजिस्टर नहीं करेंगे। उसके बाद आप देखिए तो कलकलिया के अल फंदूक गांव में, कलकलिया वेस्ट बैंक अल फंदूक गांव, जो एक समय रेजिस्टेंस का सेंटर था, फिर इजराइल ने उस पर इंटरफेयर करना छोड़ दिया था, फिर इजराइल ने आज हमला किया कई महीनों के बाद, और फिर उसको मुंह की खानी पड़ी। ये लगातार हो रहा है। और एक चीज आपको बता दें, जब मैं ट्रंप और नेतन्याहू के बारे में बात कर रहा था, कि इजरायली जो
प्रेस है, हिब्रू प्रेस, वो कह रहा है कि ट्रम्प कंफ्यूज्ड इजराइल पॉलिटिकली एंड हार्म्ड इट इकोनॉमिकली। मतलब पॉलिटिकल कंफ्यूजन उसने डाल दिया कि हम हमास से सीधे बात करेंगे, ये करेंगे, और दूसरा उसने जो टैरिफ्स लगा दिए, वो टैरिफ बहुत पिंच कर रहे हैं इजराइल को, और टैरिफ हटाने को ट्रम्प तैयार नहीं है, बल्कि उस पर जो भी विरोध इजराइल का कर रहा है उसको वहां से बड़ी जबरदस्त डांट मिल रही है। एक और देखिए चिंताजनक खबर है कि जो वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन की बात हो रही है, उसमें जो इजराइल और अमेरिका का केवल हाथ नहीं है, उसमें जो सेटलमेंट काउंसिल है, जो एक काउंसिल बनाया है इजराइल ने कि वेस्ट बैंक एनेक्स होगा तो सेटलमेंट्स वहां बनेंगे, उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलेगा, वो यूएई से भी टच में, और यूएई वो लोग गए थे, अभी एक डेलीगेशन गया था, और यूएई में ये बड़ा चिंताजनक बात है, यूएई में उनको रिसीव भी किया गया। तो क्या यूएई का कोई भूमिका है इसमें? वेस्ट बैंक एनेक्स होगा तो क्या यूएई उसको रिकग्नाइज कर लेगा? क्योंकि अभी कोई अरब देश बाकी तो करेगा नहीं, लेकिन यूएई के पास, भाई उसके पास खोने, वहां पर जनता ही नहीं है, वहां पर 11% तो अरब जनता है, बाकी सब तो बाहर के लोग हैं, तो उनको वो भी खतरा नहीं है कि जनता विद्रोह कर देगी, जो सऊदी अरेबिया को है, इजिप्ट को है, बाकी सब ट्यूनीशिया जैसे देशों को है, और भी तमाम देशों को है। तो ये देखिए पूरा एक डेवलपमेंट चल रहा है। और फिर देखिए ट्रंप ने रशिया को सैंक्शन करने से मना कर दिया है, कहा कि बिल्कुल बेकार की बात है, रशिया अगर यूक्रेन झुका नहीं तो रशिया पूरा का पूरा यूक्रेन ले जाएगा, ये वो कई बार कह चुका, उसने फिर से कहा। उसके बाद देखिए जो एक बड़ी आग इजराइल में भी लगी, अब इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ये आग लगी है क्वेल्ट वैली है, जेरिको और जेरूसलम के बीच में, वेस्ट बैंक में क्वेल्ट वैली। और इस आग को बुझाने के लिए इजराइल ने अपने कम से कम एक पूरी एयरफोर्स की एयर रेस्क्यू यूनिट 669 को डिप्लॉय किया है। सैकड़ों इजरायलीज फंसे हुए हैं इस आग में। अब सवाल यह है कि ये जो क्वेल्ट वैली है, QELT क्वेल्ट, ये जो क्वेल्ट वैली है जेरिको और जेरूसलम के बीच में, इसमें आग लगी कैसे? अब आपको बताएं, जेरिको में अभी 11 दिन पहले एक इजराइल ने रेड की थी, जिसमें इजराइल ने कहा था कि हमने रेजिस्टेंस के सेल को बस्ट किया है जो आग लगाने की प्लानिंग कर रहा था 11 दिन पहले, और यह आग लग गई। अब आप देखिए, इन्होंने बस्ट कर दिया और उसके बाद आग लग गई। अब आप इस चीज को देखिए, ये जो तरीके हैं, ये जो सटल तरीके हमास अपनाता है, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। उसके बाद देखिए जो इंडो पाक, जो मैंने आपको कहा था कि जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा उस पर बात करेंगे। अब जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखिए बात यह आ रही है, भारत के भी एनालिस्ट हैं, प्रवीण साहनी और भी लोग हैं, जो ये कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान से लड़ नहीं सकता है। अब आप कहेंगे क्यों? अब क्यों? इसलिए क्योंकि चाइना उस इक्वेशन में आ गया, और यह बात 17 अक्टूबर 2019 को, अब सोचिए 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया गया। 17 अक्टूबर 2019 को जी जिनपिंग, चाइना के स्ट्रांग मैन, सबसे जो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, वहां के हेड ऑफ स्टेट, वो वहां गए चेन्नई, वो मोदी से मुलाकात की। आपको याद होगा महाबलीपुरम वो गए थे, महाबलीपुरम का उन्होंने दौरा किया था, उसके बाद वो चेन्नई गए। 17 अक्टूबर 2019 को मोदी और जी जिनपिंग की मुलाकात हुई। जी जिनपिंग ने उस दिन कह दिया था, मोदी से कह दिया था कि देखो, जो इंडिया और पाकिस्तान का मामला वो बायलैटरल नहीं रह गया है, वो अब ट्राइलैटरल हो गया, उसमें चाइना आ गया है। तो इसलिए ये मत सोचना कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मामला है, चाइना भी उस इक्वेशन में आ गया है। और ये बात प्रवीण साहनी ने भी कही कि चाइना को अगर इंडिया पाकिस्तान में वॉर होती है, उसको अपने हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, वो साइबर अटैक करके बहुत सारे और तरीकों से भारत के सिस्टम्स को जैम कर देगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जी जिनपिंग, क्योंकि ये देखिए ये एक बड़ी बहस का विषय है, जिसको हम एक अलग वीडियो में हम चाहते हैं कि कल हम आपके सामने करीब 4 बजे हम लाएं। तो जो जी जिनपिंग ने जो मोदी को प्रपोजल दिया है, उस समय दिया था कि भाई एक आप चाइना के साथ आ जाओ और रशिया, चाइना और ईरान का जो ब्लॉक बन रहा है और अमेरिका इजराइल की तरफ देखना बंद कर दो, मोदी ने ना हाँ कहा ना कहा। अभी देखिए चाइना में जो बार बार बात आती है कि लद्दाख में उसने जमीन काफी कब्जा कर लिए, 4000 स्क्वायर किलोमीटर, उस पर मोदी चुप है। अब उसके बाद मोदी, ये जो पहलगाम का अटैक हुआ, इसमें मोदी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रंप
इसमें भारत की तरफदारी कर। लेकिन ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि ये तो 1500 साल से ये डिस्प्यूट चल रहा है कश्मीर में। आपको बताएं, वो ट्रंप की बेवकूफ़ी है, क्योंकि 1339 में कश्मीर में मुस्लिम रूल आया है। उसके पहले हिंदू डायनेस्टीज रूल करती थी, हिंदू और बुद्धिस्ट। और 1339 में आया तो मतलब अच्छा, उसके बाद से भी कश्मीर में जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो मुस्लिम मतलब हो गई। और वहाँ पर जो कश्मीरी पंडित थे हिंदू, उनका एक बहुत ही स्ट्रांग, वो सारे जो मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन रहे 1339 से लेके 1586 तक, जो कश्मीरी सल्तनत थी उसमें कश्मीरी ब्राह्मणों की बहुत बड़ी भूमिका थी। 1586 में जब अकबर ने कश्मीर जीता और फिर मुगल एम्पायर का हिस्सा कश्मीर रहा 1751 तक, उसमें भी कश्मीरी ब्राह्मणों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और उसके बाद 1751 से 1819 तक जो दुर्रानी एम्पायर अफगानिस्तान का, उसके अंडर कश्मीर रहा, वहां भी कश्मीरी पंडितों की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी। फिर जो रंजीत सिंह ने 1819 में कश्मीर लिया, फिर 1846 में जब एंग्लो सिख वॉर हुई रंजीत सिंह की डेथ के बाद, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया, फिर गुलाब सिंह को बेच दिया। तो उसके बीच भी कश्मीरी पंडितों को एक बड़ी भूमिका रही है। इसलिए देखिए, ये बात कि वहां पर 1000-1500 साल का इतिहास ही वहां नहीं है और उसको आप उस तरीके से कर रहे हैं 1339 से, और वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट हिंदू मुस्लिम का रहा ही नहीं है, ये अभी की सब देन है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ट्रंप उस बारे में गलत है। लेकिन ट्रंप एक चीज में उन्होंने जो पल्ला झाड़ा है, उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान अपना झगड़ा खुद सुलझा लेंगे, ये तो लड़ते रहते हैं, इन लोगों का अपना झगड़ा सुलझ जाएगा। उसने क्यों कहा? क्योंकि उसके एडवाइजर्स ने उसको समझाया है कि देखिए, यहां पर चाइना का एक एंगल है और चाइना के सवाल पे ट्रंप बहुत सेंसिटिव है। वो टैरिफ वॉर अलग चीज है, लेकिन ट्रंप की जो पूरी थिंकिंग है वो ये है कि दुनिया में 2-3 पावर सेंटर रहें, अमेरिका रहे, रशिया रहे, ईरान, चाइना, इस तरीके 3-4 पावर सेंटर्स रहें और वो डिफरेंट एरियाज जो हैं दुनिया के उसको कंट्रोल करें। चाइना के मामले में, चाइना के स्फीयर में ट्रंप हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, यह अप्रत्याशित है। यानी मोदी ने जिस ट्रंप पे पूरा विश्वास अपना दांव लगाया था, उसी ने उसको लात मार दी है। और ये देखिए, ये पूरी स्थिति, ये सच्चाई है। और यही बात हम शुरू से कह रहे थे कि भारत क्यों ऐसा कर रहा है। भारत का स्वाभाविक मित्र होना चाहिए उसके क्षेत्र के जो पास है। भारत ने ईरान के साथ, भारत की बातचीत है, भारत की रशिया के साथ एक आर्थिक संबंध है, उन लोगों से क्यों नहीं बात करता है? अगर पाकिस्तान को घेरना है, चाइना से क्यों नहीं बात करता है? ये जो सारी बातें हैं, ये देखिए सुलझाई जा सकती हैं। लेकिन भारत जब अगर दिखाएगा कि वो अमेरिका इजराइल की तरफ भी भाग रहा है और इजराइल के बहुत ही प्रो इजराइल नरेंद्र मोदी ने अपने को दिखाया है, तो इसकी सजा और इसका जो फॉल आउट है वो यही है कि चाइना ने आपकी ज़मीन कब्जा कर रखी है, आप कुछ उस पर बोल नहीं पा रहे हैं। चाइना से आप बात, और चाइना चाहता है कि ये सब चीज़ों, चाइना क्यों कर रहा है? उसको ज़मीन का टुकड़ा तो होना चाहिए। वो तो चाहता है भारत उससे बातचीत करे, अमेरिकन इजरायली कैंप से भारत निकले। ये असली बात है और ये भारत अभी कंफ्यूजन है यहाँ। तो ये देखिए, एक बड़ी खबरें आज की जो हम आपके बीच में लाए, और उसके साथ देखिए कल हम 2 वीडियो 100% लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।